माय डियर स्टूडेंट्स, तो वेलकम यू। पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्वर संधि पर आधारित 10 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखा था। अब आगे हम लोग आज व्यंजन संधि को देखेंगे। व्यंजन संधि, ये बोर्ड पर व्यंजन संधि का कुछ नियम और उदाहरण दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, व्यंजन संधि जैसा कि आप नाम से पूर्व परिचित हैं, व्यंजन वर्ण है। स्वर और व्यंजन दो प्रकार के वर्ण होते हैं हिंदी भाषा में। स्वर वर्ण के बारे में आप पहले के वीडियो में देख चुके हैं, स्वर संधि पढ़ने के क्रम में। व्यंजन वर्ण के बारे में थोड़ा आपको हम बतला दें। व्यंजन वर्ण हिंदी भाषा में 11 कुल वर्ण है, जिसमें कुल 51 वर्ण है, कुल 51 वर्ण है, जिसमें कुल 11 स्वर वर्ण है और 40 व्यंजन वर्ण आप कह सकते हैं। हालांकि 33 वर्ण मुख्य रूप से व्यंजन वर्ण है। क वर्ग, क ख ग घ अंग, इसको क वर्ग कहेंगे। च वर्ग, च छ ज ज ञ, तो क वर्ग 5, च वर्ग 5 10 हुआ, ट वर्ग 5 15, त वर्ग 5 20, प वर्ग 5 25। ये 25 व्यंजन वर्ण हुए। और य र ल व, इन चारों को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। 25 4 29, और फिर 4 और तलावे स, मूर्धन्य स, दंत स, ह, इन चारों को उष्ण व्यंजन कहते हैं। ये कुल मिलाकर के 33 व्यंजन वर्ण है। वैसे छ, त्र, ज्ञ भी व्यंजन वर्ण ही है। इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं, क्योंकि 2 व्यंजन वर्णों के मिलने से ये बने हैं। जैसे छ, क, श मिलकर के बने हैं, त्र, त और र मिलकर के बने हैं, ज्ञ, ज और य मिलकर के बने हैं। तो छ, त्र, ज्ञ, ये दोनों 2 व्यंजन वर्णों के संयोग से बने हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। और इसके बाद में ड और ढ 2 वर्ण हुए, इन्हें द्विगुण वर्ण कहते हैं। फिर 2 और बच जाते हैं, जिन्हें आयोगवाह कहते हैं, वे हैं हल और विसर्ग। तो ये कुल मिलाकर के 40। वैसे मुख्य रूप से 33 व्यंजन वर्ण है। उन्हीं व्यंजन वर्णों के साथ जब मेल की क्रिया होती है, संधि मतलब मेल, तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि में व्यंजन वर्णों का जो उच्चारण हम करते हैं, वो स्वर वर्णों की सहायता से ही कर सकते हैं। बिना स्वर वर्ण की सहायता लिए व्यंजन वर्ण का उच्चारण नहीं हो सकता। जबकि स्वर वर्ण का उच्चारण बिना किसी की सहायता से हम कंठ से सीधे तौर पर कर लेते हैं। जबकि व्यंजन वर्ण का उच्चारण करने के लिए हमें जीभ की सहायता चाहिए, दंत की सहायता चाहिए, मूर्धा की सहायता चाहिए, ओष्ठ की सहायता चाहिए, कंठ की सहायता चाहिए। इनकी सहायता से ही हम व्यंजन वर्ण का उच्चारण कर सकते हैं। तो व्यंजन वर्ण, जैसे आप उदाहरण के रूप में आप देख लीजिए, क, यह व्यंजन वर्ण है। अगर इस वर्ण को हम तोड़ें, इस वर्ण का अगर हम विच्छेद करें, तो हम पाएंगे क हलन जोड़ अ। इस क में अ की मात्रा मिली हुई है, जो कि स्वर है।
तभी तो हम कहते हैं क और अंत में उच्चारण अ कहा जाता है, क्योंकि अ की मात्रा इसमें मिली हुई है। और ये जो क हलंत हुआ, ये शुद्ध रूप से ये व्यंजन वर्ण हुआ। तो हम लोग यहाँ पर व्यंजन संधि में देखेंगे कि व्यंजन वर्ण के साथ दूसरे व्यंजन वर्ण का जब मेल होता है या व्यंजन वर्ण के साथ किसी स्वर वर्ण का मेल होता है, तो उससे जो विकार उत्पन्न होता है उसी को व्यंजन संधि कहते हैं। परिभाषा में हम देख सकते हैं, व्यंजन वर्ण का व्यंजन वर्ण के साथ अथवा व्यंजन वर्ण का स्वर वर्ण के साथ मिलने पर जो विकार होता है उस विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। यहां हम उदाहरण में देख सकते हैं सज्जन। इस सज्जन का जब संधि विच्छेद करेंगे तो हम पाएंगे सत जोड़ जन। यहां प्लस के पहले जो वर्ण है वह है त हलंत, और उसके बाद ज है। त हलंत और ज के बीच में संधि हो रही है। अगर गौर करें तो हम पाएंगे ये जो ज है वह भी व्यंजन वर्ण ही है। इस ज को अगर हम तोड़ेंगे तो ज हलंत जोड़ अ मिलेगा, यानी प्लस के ठीक पहले त हलंत, ठीक बाद में ज हलंत, यानी दोनों वर्ण व्यंजन वर्ण है, क्योंकि दोनों में हल लगा हुआ है, हलंत लगा हुआ है, यानी ये व्यंजन है, इसमें स्वर की मात्रा कहीं नहीं है। तो इसलिए दोनों वर्ण व्यंजन होने के चलते सज्जन में व्यंजन संधि है। फिर दूसरे उदाहरण में हम देखें द हलंत और जोड़ आ। ये आ अपने आप में स्वर है और जोड़ अ बराबर आ है, और यहाँ द हलंत जो व्यंजन है। तो यहाँ एक वर्ण व्यंजन है और प्लस के बाद का वर्ण स्वर है। तो इसके संयोग से जो संधि हो रही है और सदाचार शब्द बन रहा है, इस सदाचार में भी व्यंजन संधि है। अर्थात व्यंजन संधि का मतलब हुआ कि दोनों वर्ण जिनके बीच संधि होगी या तो व्यंजन होगा, या दोनों वर्ण में एक व्यंजन होगा तो एक स्वर हो सकता है। इन दोनों अवस्थाओं में जो संधि होगी उसी को व्यंजन संधि कहेंगे, जैसा कि इस उदाहरण में आपने देखा। अब इस व्यंजन संधि के कुछ नियम को हम लोग देखेंगे। जिस प्रकार स्वर संधि के बहुत सारे नियमों को हम लोगों ने देखा, उसी तरह व्यंजन संधि का पहला नियम है, यदि त वर्ग के बाद त वर्ग का मतलब हुआ त परिवार। त परिवार में 5 सदस्य हैं, त, थ, द, ध, न, जिसके अभिभावक आप कह लीजिए, गार्जियन कह लीजिए, वह त है। उसी प्रकार क परिवार में क उसका गार्जियन है, क, ख, ग, घ, अंग 5 सदस्य हैं। तो ये 5 परिवारों का सदस्य है त। तो यदि त वर्ग, उसी को त वर्ग कहेंगे। त वर्ग के बाद च वर्ग आए, च वर्ग का मतलब च, छ, ज, झ, य, तो त वर्ग का च वर्ग हो जाता है। उदाहरण में हम लोग देखें इसको, कहता है यदि त वर्ग के बाद च वर्ग आए, त वर्ग के बाद यहाँ प्लस के पहले त है जो व्यंजन के रूप में है, हलंत के रूप में है, त है, त है, त है। तो कहता है त वर्ग के बाद च वर्ग हो, च वर्ग, यहाँ देखिए च है, यहाँ देखिए च है, यहाँ देखिए च है, यहाँ देखिए च है, च वर्ग हो, तो कहता है त वर्ग का च वर्ग हो जाता है, यानी यह जो त है यह च हो जाएगा। यही कारण है कि ये त हलंत यहाँ पर आधा च हो गया है, ये त हलंत यहाँ पर आधा च हो गया है। चूंकि त में हलंत है इसलिए च में भी हलंत होगा। आधा च का मतलब च हलंत होता है। जब किसी वर्ण में हलंत लग जाता है तो वह आधा हो जाता है, इसलिए त हलंत यहाँ आधा च बन गया, यहाँ का भी त हलंत
आधा च बन गया, यहाँ का भी ट हलंत आधा च बन गया और यहाँ का भी ट हलंत आधा च बन गया, अर्थात ट वर्ग का च वर्ग हो जाता है। इसीलिए सत जोड़ चित सच्चित, सत जोड़ चरित्र सच्चरित्र, उत जोड़ चारण उच्चारण, शरत जोड़ चंद्र शरत चंद्र, इन सभी शब्दों में व्यंजन संधि है। दूसरा नियम हम लोग देखें, यदि स हलंत मूर्धन्य स हलंत के बाद त हलंत या थ हलंत आए, यानी प्लस के पहले मूर्धन्य स हलंत हो और बाद में त हलंत हो या थ हलंत हो, तो क्रमशः ट या ठ हो जाता है। क्रमशः का मतलब हुआ अगर मूर्धन्य स के बाद में त आता है तो यहाँ पर ट हो जाएगा, अगर मूर्धन्य स के बाद में थ हलंत आता है तो ठ हो जाएगा। जैसे कि उदाहरण में देखें हम लोग, उत्कृष्ट, उत्कृष्ट में मूर्धन्य स हलंत है और इसकी संधि हो रही है त के साथ, यहाँ त के साथ, यानी ये जो त है ये त हलंत है, मूर्धन्य स हलंत जोड़ त हलंत जोड़ अ है। इस त का मतलब हुआ त हलंत जोड़ अ, यानी प्लस के पहले मूर्धन्य स हलंत और प्लस के बाद त हलंत, यानी दोनों जगह व्यंजन वर्ण है। उसी तरह शस जोड़ थ, मूर्धन्य स हलंत प्लस थ है, थ का मतलब हुआ थ हलंत जोड़ अ, यानी मूर्धन्य स हलंत के साथ थ हलंत की संधि हो रही है। फिर उसी तरह से मूर्धन्य स हलंत के साथ थ हलंत की संधि हो रही है। तो यहाँ उत्कृष्ट जोड़ त, उत्कृष्ट, चूंकि त है इसलिए त यहाँ का जो मूर्धन्य स है वह त के कारण ट बन गया, यहाँ का जो मूर्धन्य स हलंत है वह मूर्धन्य स थ के कारण ठ बन गया। उसी तरह यहाँ का मूर्धन्य स हलंत थ होने के कारण ठ बन गया। उत्कृष्ट जोड़ त उत्कृष्ट, षष्ठ जोड़ थ षष्ठ, पृष्ठ जोड़ थ पृष्ठ, इन सभी शब्दों में व्यंजन संधि हो गई। तीसरा नियम, यदि त हलंत के बाद ल हलंत आए तो त हलंत का ल हलंत हो जाता है। फिर उसी तरह से यहाँ देखिए, त हलंत के बाद ल हलंत आए, लेख, लेख में पहले ल हलंत है, त हलंत प्लस ल हलंत जोड़ अ जोड़ ई है, तब हुआ है ले, ल हलंत जोड़ अ प्लस ए बराबर ले। तो यहाँ गौर कीजिए, प्लस के जस्ट बाद ल हलंत आ रहा है, प्लस के जस्ट पहले त हलंत है, तो त हलंत और ल हलंत के बीच संधि हो रही है। तो नियम कहता है कि यदि त हलंत के बाद ल हलंत आए, यदि त हलंत के बाद ल हलंत आए तो त हलंत का ल हलंत हो जाता है। ये जो त हलंत है वह ल हलंत यानी आधा ल में बदल गया, इसलिए उत जोड़ लेख उल्लेख हो गया। उसी तरह उत जोड़ लंघन उल्लंघन हो गया, यहाँ भी ल हलंत और त हलंत की भी संधि हो रही है। तत् जोड़ लीन, यहाँ भी त हलंत और ल हलंत की भी संधि हो रही है, यहाँ भी तल्लीन हो गया। त हलंत जोड़ ल हलंत की भी संधि हो रही है, तो तल्लय हो गया। उल्लेख उल्लंघन तल्लीन और तल्लय में व्यंजन संधि है। अब चौथा नियम हम लोग देखेंगे, ये बोर्ड पर जो नियम लिखा गया है, उदाहरण जो लिखा गया है, आप वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिए। चौथा नियम है, यदि त हलंत के बाद स हलंत रहे, तलाबे स हलंत रहे, तो त हलंत का च हलंत हो जाता है और तलाबे स हलंत का छ हलंत हो जाता है। जैसे तत् जोड़ शिव, यहाँ त हलंत और तलाबे स हलंत के बीच में संधि हो रही है, दोनों व्यंजन संधि है। यहाँ त हलंत जोड़
तलाविसा, तलाविसा, जोर और जोर ह्रस्व ई बराबर सी हो जाए। तो प्लस के जस्ट बाद में तलाविसा हलंत आ रहा है। तो यहाँ पर तलाविसा हलंत और त हलंत के बीच संधि हो रही है, दोनों व्यंजन संधि है, इसलिए तच्छी हुआ व्यंजन संधि हुआ। ये त हलंत च में बदल गया है, च हलंत में बदल गया है, और ये तलाविसा छ में बदल गया है, इसलिए तत्शिव बराबर तच्छीव। दूसरा उदाहरण है उत्तजोर श्वास। त हलंत और तलाविसा हलंत के बीच संधि हुई है। त हलंत च हलंत में बदल गया, जो आधा च के रूप में यहाँ दिख रहा है, और तलाविसा हलंत जो है ये छ हलंत के रूप में बदल गया है। यही कारण है कि उत्तजोर श्वास उच्छ्वास हो गया है। ऐसे ही तत्जोर सुरुत्वा बराबर तच्छुत्वा हो गया है। यहाँ भी त हलंत च में बदल गया और स्रा जो है सो छ में बदल गया। उत्तजोर श्रृंखल उच्छृंखल, त हलंत च में बदला और श्री जो है छ्री में बदल गया। उत्तजोर श्रृंखल उच्छृंखल, प्लस के दोनों छोर पर व्यंजन वर्ण आ रहा है, इसलिए यह व्यंजन संधि है। पांचवा नियम कहता है यदि ह्रस्व स्वर के बाद छ हो, ह्रस्व स्वर के बाद छ हो तो छ के पहले च हलंत जुड़ जाता है। आप उदाहरण में देख सकते हैं, परी र में ह्रस्व ई लगा हुआ है, प्लस के पहले ह्रस्व ई है और प्लस के बाद में छ हलंत है। तो यहाँ पर री जो है प्लस के पहले स्वर है और उसके बाद में छ हलंत व्यंजन है। परी जोड़ छेद, परिच्छेद, ये जो है च इसमें लग गया है। छ के पहले इस नियम के अनुसार यदि ह्रस्व स्वर के बाद, यहाँ र हिर्सिन री है, ई है, ह्रस्व स्वर है, उसके बाद छ हो तो च हलंत जुड़ जाता है, इसीलिए यहाँ पर च इसमें जुड़ गया। परी छेद, बीच में यहाँ पर च जुड़ गया। उसी तरह बी जोड़ छेद, यहाँ पर भी ह्रस्व ई है और यहाँ छ है, तो ये दोनों के बीच संधि हुई तो एक नया वर्ण उसमें च हलंत आ गया। फिर स्व जोड़ छंद में व के बाद में अ है, ये अ भी ह्रस्व स्वर है और यहाँ पर छ हलंत है। तो ह्रस्व स्वर और छ के बीच में संधि हो रही है, तो यहाँ बीच में च हलंत आ गया, इसलिए स्व जोड़ छंद स्वछंद हो गया। वृक्ष जोड़ छाया, यहाँ भी प्लस के पहले छ के बाद अ है, यानी ह्रस्व स्वर की संधि है यहाँ, और यहाँ पर प्लस के पहले ह्रस्व अ है यानी ह्रस्व स्वर है और यहाँ पर छ हलंत है, तो ये दोनों के बीच में संधि हुई तो यहाँ पर च हलंत आ गया। वृक्ष जोड़ छाया, वृक्ष छाया, यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि एक तरफ स्वर वर्ण है और दूसरे तरफ व्यंजन वर्ण है। तो परिभाषा में भी हम लोगों ने देखा कि दोनों छोर पर अगर व्यंजन वर्ण है तो भी व्यंजन संधि, और दोनों छोर में किसी एक छोर पर अगर व्यंजन है और दूसरे छोर पर स्वर है फिर भी उसको व्यंजन संधि ही कहेंगे। इसलिए ये सारा एग्जाम्पल ये सभी व्यंजन संधि के उदाहरण है। नंबर 6, यदि शब्द के अंत में म हलंत हो, सम म हलंत है, सम म हलंत, म हलंत, सभी के अंत में म हलंत है, और उसके बाद कोई व्यंजन हो, उसके बाद य हलंत है, स हलंत है, व हलंत है, व हलंत है, यहाँ पर स्वर है, उसके बाद कोई व्यंजन हो तो म हलंत के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। ये म हलंत जो है अनुस्वार में बदल जाता है। यदि बाद में स्वर हो, यदि व्यंजन प्लस के बाद में नहीं हो, प्लस के पहले म हलंत हो लेकिन प्लस के बाद में व्यंजन वर्ण नहीं हो, स्वर वर्ण हो, जैसा कि इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, तो नियम कहता है तो अनुस्वार नहीं होता है। यह अनुस्वार की संधि का यह नियम है कि किस परिस्थिति में
संधि होगी तो अनुस्वार बनेगा, किस परिस्थिति में संधि नहीं होगी तो अनुस्वार नहीं बनेगा। तो यहाँ दो तरह की परिस्थिति का जिक्र है। पहली परिस्थिति कहता है कि म हलंत के बाद अगर व्यंजन वर्ण आता है तो म हलंत अनुस्वार में बदल जाता है। यही कारण है कि स्व पर अनुस्वार हो गया, ये म हलंत अनुस्वार बन गया संयोग, म हलंत अनुस्वार बन गया संसार, म हलंत संवाद, स्वयं म हलंत स्वयंवर या के ऊपर अनुस्वार बन गया। इसलिए क्योंकि म हलंत के बाद जो भी वर्ण आया है वह सब व्यंजन वर्ण है। य व्यंजन वर्ण है, य हलंत स हलंत करके है, ये व्यंजन वर्ण है। प्लस के जस्ट आगे वाले छोर पर यानी योग का पहला वर्ण व्यंजन है, सार का पहला वर्ण व्यंजन है, वाद का पहला वर्ण व्यंजन है, वर का पहला वर्ण व्यंजन है और उसके पहले म हलंत है। तो इस नियम के अनुसार म हलंत अनुस्वार में बदल गया, इसलिए संयोग, संसार, संवाद, स्वयंवर अनुस्वार के साथ में हुआ। यही इसी नियम में यह भी है कि अगर म हलंत के बाद में अगर व्यंजन वर्ण नहीं हो, स्वर वर्ण हो, जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं आ स्वर वर्ण आ गया, तो उस परिस्थिति में अनुस्वार नहीं होगा, इसलिए यहाँ अनुस्वार नहीं हुआ, समाचार हो गया। म हलंत जोड़ आ मिलकर के मां हो गया, समाचार हो गया। अब एक दो और नियम है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। व्यंजन संधि समाप्त। इस नियम और उदाहरण को आप लोग पॉज कर करके लिख लीजिए। अब हम लोग देखते हैं सातवां नियम। सातवां नियम कहता है यदि म हलंत के बाद कोई स्पर्श वर्ण आए। स्पर्श वर्ण क्या है इसको समझिए। हिंदी भाषा में 5 स्पर्श वर्ण है। क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, यानी 25 वर्ण व्यंजन जो हैं ये स्पर्श वर्ण कहे जाते हैं। क ख ग घ अंग क वर्ग हो गया, च वर्ग च छ ज झ ञ, ट वर्ग ट ठ ड ढ ण, ट वर्ग त थ द ध न, प वर्ग प फ ब भ म, ये सभी स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। तो ये सातवां नियम कहता है कि यदि म हलंत के बाद कोई स्पर्श वर्ण आए, यानी 25 स्पर्श वर्ण में कोई भी स्पर्श वर्ण आए तो म हलंत का अनुस्वार हो जाता है, या बाद आने वाले वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है। पंचम वर्ण यानी लास्ट वाला वर्ण हो जाता है। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। अहम जोड़ कार, अहम प्लस के पहले म हलंत व्यंजन वर्ण है और उसके बाद में क हलंत, ये का जो है ये का का पहला वर्ण क हलंत होगा, व्यंजन होगा, और ये जो है का यानी क ये स्पर्श वर्ण है। तो इस तरह की परिस्थिति में 2 प्रकार की संधि होगी। एक संधि होगी जिसमें म अनुस्वार बन जाएगा इस नियम के अनुसार, जो यहाँ पर अनुस्वार बन गया, ये म हलंत अनुस्वार बन गया, अहम जोड़कार अहंकार। दूसरे प्रकार की जो संधि होगी जो अनुस्वार नहीं बन करके अंग बन गया है, क्योंकि ये नियम कहता है कि अगर म हलंत के बाद में अगर कोई स्पर्श वर्ण आए, 25 व्यंजन वर्ण में कोई भी स्पर्श वर्ण आए, जैसा कि क स्पर्श वर्ण है, तो इसका पंचम अक्षर म हलंत की जगह हो जाता है। तो क का पंचम अक्षर क्या होगा? अंग होगा, इसलिए यहाँ पर अंग हुआ, अहंकार। म हलंत जो है वह चूंकि म आधा है इसलिए अंग भी आधा हो गया, म हलंत अंग हलंत हो गया, क का 5वां वर्ण अंग हो गया। ठीक इसी प्रकार किम जोड़ चित, यहाँ भी म हलंत प्लस के पहले व्यंजन वर्ण, यहाँ पर च हलंत प्लस के बाद व्यंजन वर्ण, तो ये म हलंत अनुस्वार बन गया, किंचित हो गया, और ये च जो है स्पर्श वर्ण
इसका पांचवा जो वर्ण होगा वह यो होगा, इसलिए म हलंत यो हलंत बन गया। ये आधा म हलंत का मतलब आधा, जिस वर्ण में हलंत लग जाए वह वर्ण आधा हो जाता है, उसका स्वर जब हट जाता है तो वह आधा हो जाता है। तो म हलंत यहाँ पर यो बन गया, आधा यो बन गया। किम जो चित, किंचित भी सही है और किंचित भी सही है। इसी तरह सम जोड़ गम, संगम, म हलंत जोड़ ग हलंत, ये ग भी स्पर्श वर्ण है। क ख ग ये स्पर्श वर्ण है। क वर्ग क परिवार का यह सदस्य है, यह स्पर्श वर्ण में ही आएगा। तो इसका पंचम क्या होगा? अंगा होगा। तो म हलंत सामान्य रूप से अनुस्वार बन गया और दूसरे शब्द विशेष रूप से ये म हलंत यहाँ पर अंग हलंत बन गया। सम जोड़ गम, संगम और संगम दोनों रूप सही है। फिर उसी तरह यहाँ पम जोड़ चम में हम देख सकते हैं म हलंत के बाद में च है, च हलंत जोड़ अ है, यानी च हलंत और म हलंत के बीच संधि हो रही है, दोनों व्यंजन संधि हैं। तो च भी स्पर्श वर्ण है। तो स्पर्श वर्ण और म हलंत के बीच में संधि हो रही है, तो दो प्रकार की संधि होगी, जिसमें एक प्रकार होगा कि म हलंत अनुस्वार बन जाएगा और दूसरा प्रकार होगा कि ये च का पंचम वर्ण य हो जाएगा, यानी म हलंत आधा य हो जाएगा। पम जोड़ चम, पंचम पंचम, दो प्रकार से इनकी संधि होगी। अब इसके बाद अंतिम नियम है व्यंजन संधि का, जिसे हम लोग देख लें। यदि किसी वर्ग के, ध्यान से समझिएगा इसको, यदि किसी वर्ग के, वर्ग मतलब क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, प्रथम वर्ण के बाद, यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, ये वर्ग है क वर्ग, इसके प्रथम वर्ण के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण रहे, ग देखिए क ख ग तृतीय है, प फ ब तृतीय है, च छ ज तृतीय है, प फ ब भ चतुर्थ है। किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण रहे या य र ल व ह रहे, यानी प्लस के बाद य र ल व ह रहे, अथवा कोई स्वर वर्ण रहे, यहां देखिए प्लस के बाद ई है स्वर, उ है स्वर, ई है स्वर रहे, तो प्रथम वर्ण का, यानी ये प्रथम वर्ण है, इसका प्रथम वर्ण का उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है, इसी वर्ग का तृतीय, क का तृतीय ग होगा, इसलिए क हलंत ग हलंत में बदल गया। फिर से देखिए, यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, प्रथम वर्ण के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण रहे, किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण रहे, या यगलवह रहे, अथवा कोई स्वर वर्ण रहे, स्वर वर्ण रहे, तो प्रथम वर्ण का, यानी ये जो प्रथम वर्ण है, प्लस के पहले वाला जो वर्ण है, उसी के बारे में कहा जा रहा है कि ये प्रथम वर्ण है। तो प्रथम वर्ण का, उसी वर्ग का, यानी इसी वर्ग का, क का, त का, प का, क का, इसी वर्ग का, कवर का, तवर का, पवर का, प्रथम वर्ण का, उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। जैसे दिक जोड़ गज, दिग्गज, यहाँ क हलंत जो है वह इसका तृतीय वर्ण ग हलंत हो गया, क हलंत आधा क आधा ग बन गया, दिक जोड़ गज दिग्गज। यहाँ प्लस के पहले भी व्यंजन है और प्लस के बाद भी ग हलंत जोड़ अ व्यंजन है, दोनों व्यंजन है, इसलिए व्यंजन संधि है। जगत जोड़ बंधु, प्लस के पहले त हलंत, प्लस के बाद में ब हलंत, दोनों व्यंजन वर्ण, और त का तृतीय वर्ण क्या होगा? त थ द, इसलिए त हलंत द हलंत में बदल गया। जगत जोड़ बंधु, जगत बंधु। उसी तरह प्लस के पहले प,
प हलंत, अप जोड़ ज, ये प हलंत, अप जोड़ ज, यानी अप जो है प हलंत व्यंजन वर्ण है, और ज हलंत जोड़ अ, यहाँ ज हलंत है तो दोनों व्यंजन वर्ण है। और प का तृतीय वर्ण प फ ब, ये प हलंत ब हलंत हो गया, आधा प आधा ब हो गया। अप जोड़ ज बराबर अब्ज। अब्ज का मतलब होता है जल से जन्मा हुआ। अब्ज मतलब जल से जन्मा हुआ, जल से उत्पन्न। जैसे कमल को आप अब्ज कह सकते हैं, जैसे शंख को भी आप अब्ज कह सकते हैं। दिक जोड़ भ्रम, यहाँ पर क हलंत और भ हलंत, भ्रम पहला वर्ण भ हलंत आ रहा है, उसके बाद अ आएगा, तो यहाँ दोनों वर्ण प्लस के आगे पीछे व्यंजन वर्ण। तो दिक जोड़ भ्रम, दिक भ्रम, ये क जो है ये ग में बदल गया, ये क हलंत ग में बदल गया। क का तीसरा वर्ण जो है क ख ग, वो ग यहाँ आ गया, चूंकि क आधा है इसलिए ग भी आधा हो गया। दिक जोड़ भ्रम बराबर दिक भ्रम हो गया। यहाँ देखिए फिर जगत जोड़ इस, प्लस के पहले त हलंत व्यंजन वर्ण है, प्लस के बाद में ई स्वर है। यहाँ देखिए नियम कहता है कि कोई स्वर वर्ण हो अथवा कोई स्वर वर्ण हो तो प्रथम वर्ण का उसी वर्ण का तृतीय हो जाता है। तो यहाँ देखिए त हलंत के बाद में ई स्वर आ गया, तो ये त हलंत प्रथम वर्ण जो है, प्लस के पहले का जो प्रथम वर्ण है, इसका तीसरा वर्ण द होता है, त थ द, इसलिए तो यहाँ से गायब होकर के द आ गया है। जगत जोड़ इस जगदीश हो गया है, त की जगह द हो गया है। सद जो रुक्ति, यहाँ देखिए द, ये द हलंत है, ये भी त वर्ग है, त थ द, त परिवार का ही यह सदस्य है, द हलंत व्यंजन वर्ण है, और यहाँ वो स्वर है, तो यहाँ भी व्यंजन संधि हो रही है। क्योंकि व्यंजन संधि के लिए कोई जरूरी नहीं है कि दोनों छोर पर व्यंजन वर्ण ही हो, एक छोर पर भी व्यंजन वर्ण है तो व्यंजन संधि है, दोनों छोर पर व्यंजन वर्ण है तो भी व्यंजन संधि है। तो यहाँ द हलंत व्यंजन वर्ण, उ स्वर वर्ण, दोनों को भी संधि हो रही है, इसलिए यह व्यंजन संधि है। और नियम कहता है कि यह जो द है इसका तृतीय वर्ण क्या होगा, त थ द, और ऑलरेडी यहाँ द तृतीय वर्ण के रूप में है ही, तो इसका दूसरा तो तृतीय होगा नहीं, इसलिए द का द ही रह गया, इसी द में उ लग गया तो दू हो गया, इसलिए सद जो रुक्ति बराबर सदुक्ति हो गया। अंतिम उदाहरण है वाक जोड़ इस, यहाँ प्लस के पहले क हलंत है जो व्यंजन वर्ण है, और प्लस के बाद में दीर्घ ई है जो स्वर वर्ण है। यहाँ व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण के बीच संधि हो रही है, यह भी व्यंजन संधि है। तो यहाँ पर क का तीसरा क ख ग होगा तीसरा वर्ण, इसलिए क हलंत का ग हलंत हो गया, यानी क के जगह पर ग हो गया और उसमें दीर्घ ई लग गया, इसलिए गी हो गया। वाकी जोड़ इस, वाकीस हो गया, व्यंजन संधि हुआ। इस प्रकार हम लोग व्यंजन संधि के सभी महत्वपूर्ण नियमों को और उसके उदाहरण को देखें। प्रायः परीक्षाओं में ये जो कुछ भी उदाहरण आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं नियम के माध्यम से, इन्हीं सभी उदाहरणों में से परीक्षा में पूछा जाता है, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और व्यंजन संधि को 2-3 बार इसको थोड़ा वीडियो को आप देखने की कोशिश कीजिएगा, देखते देखते ये सब कुछ आपके दिमाग में ऑलरेडी सेट कर जाएगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद।